नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। बीएचयू से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, हमारे एंट्रेंस एग्जाम से लेके काउंसलिंग तक की जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए, वो सब आपको हमारे इस चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। एक और आवश्यक सूचना कि अगर आपको बीएचयू जैसे टफ एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमारी जो ये टीचर्स की पूरी फैकल्टी है ये आपको मदद करेगी। मदद कैसे आपको मिलेगी? हमारा खुद का एक ऐप है डीएनएस एजुकेयर ऐप। इस ऐप को आप डाउनलोड करें, इसमें आप अपना सब्सक्रिप्शन लें और आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी हमारे खुद के टीचर्स आपको इस ऐप के थ्रू करवाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ हमारा जो ये ऐप है डीएनएस एजुकेयर ऐप, इसको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम आज आपके लिए इस वीडियो में क्या लेकर आए हैं। तो आज हम एंट्रेंस एग्जाम जो बीएचयू के बीएससी बायोलॉजी का हो रहा है, उसके लिए सिलेबस क्या है। तो आज हम बीएससी बायोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस है, उसको आज हम देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो ये सिलेबस है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आपका बीएचयू के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है तो क्या सिलेबस बनेगा, और अगर आपका सीयूसीटी होता है तो उसके लिए क्या सिलेबस बनेगा। तो आपके लिए ये 2 अलग अलग पार्टीशन बनाए गए हैं। सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे सारे कि आपका सिलेबस क्या बनता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बीएचयू के सिलेबस की, कि आपका जो ये बीएचयू 2022 का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके लिए बीएससी बायोलॉजी का सिलेबस क्या बनता है। अब आपको पहले बता दूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने वैसे बताया था कि आपका यहाँ पे बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन बनते हैं। अब इस 50 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन बॉटनी से आते हैं और 25 क्वेश्चन जूलॉजी से आते हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो में जो भी जानकारी दूंगी वो दोनों के लिए रहेगा, बॉटनी के लिए भी और जूलॉजी के लिए भी। लेकिन मैं आप लोग को आगे चल के जो इस सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनको जब पढ़ाऊंगी तो मैं स्पेसिफिकली बॉटनी के लिए पढ़ाऊंगी। जूलॉजी के लिए आपके लिए अलग अलग टीचर्स बने रहेंगे, लेकिन बॉटनी के लिए जो भी सिलेबस है उसमें जो पढ़ाई होगी वो मैं आपको दूंगी। तो इसलिए अभी लेकिन हम ओवरऑल पूरे चीज़ों को देखेंगे कि आपको यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलाकर क्या क्या सिलेबस है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली बॉटनी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बॉटनी ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर इधर बात करें तो इतने सारे यहाँ पे चैप्टर्स हैं। अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देखना है, टैक्सोनॉमी पढ़ना है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसमें टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे आप पढ़ते हैं, हमारे पास है जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये पूरा क्लासिफिकेशन है। तो इस क्लासिफिकेशन को आप समझेंगे कि किसके अंदर क्या कैटेगरी है, क्या सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, क्या सबसे छोटा क्लासिफिकेशन है। एक क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन सा पूछता है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन टर्म जो है, कि फंक्शनल जो होगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन का, डाइवर्सिटी का, उसमें सबसे फंक्शनल और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कैटेगराइज्ड पार्ट जो होता है वो होगा हमारा स्पीशीज। अब यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे की वगैरह हो गया। तो टैक्सोनॉमिक ट्रेट्स क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी होता क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, ये सब आप पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे आप देखते हैं, जो कि आपको प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल्स में भी पढ़ना है। एनिमल वाला आप यहाँ पे जूलॉजी में पढ़ेंगे, प्लांट वाला मैं पढ़ाऊंगी बॉटनी में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि प्लांट्स में कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा एक लीफ है, कैसा एक स्टोमेटा है, डाइकॉट्स में कैसा है, मोनोकॉट्स में कैसा है, फ्लावर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको अगर देखना है तो वो हम पढ़ेंगे आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स में। इसके बाद आता है हमारा सेल। सेल पूरी तरह से यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ये भी जूलॉजी का पार्ट बनता है। इसमें भी आप अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हो गए, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके बाद आपके पास ईआर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारे स्ट्रक्चर, गोल्गी apparatus है, ये सारे स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में आप एक सेल चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें आप छोटे मोटे और टर्म्स को जानते हैं, जैसे ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ों को आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे आप प्लांट के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ सकते हैं और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे प्लांट के अंदर एक साइकिल कैसी चल रही है, प्लांट्स जो है वो आपका अगर धूप आ रही है तो उसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कब वो फ्रूटिंग कर रहे हैं, कब फ्लावरिंग कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम प्लांट फिजियोलॉजी में देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे आप, रेस्पिरेशन, उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे डाइजेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो ये सब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब भाई रिस्पायर कर ही रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं तो खाना टूट ही रहा है, ब्रेक डाउन हो ही रहा है, मतलब डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन है तो एब्जॉर्प्शन ज़रूर होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सर्कुलेशन पूरा होगा बॉडी में। ये सारी चीज़ों को हम हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक में या चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है ये आप लोग को यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में पढ़ना है। अब अगर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनिजम्स में आपको प्लांट्स भी है और एनिमल बॉडी भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट बॉडी में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एनिमल बॉडी का यहाँ पे फिर से वही है जूलॉजी में देखेंगे। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है भाई, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है हमारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका मेथड पढ़ते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हो रहा है फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे अलग अलग तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। इसमें आपको इसके एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से एमसीक्यू आपका क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन में इस तरह से पढ़ना है प्लांट्स में। अब वही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें आपको पता ही है पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन है तो यहाँ पे आपके दो टाइप्स फिर से आ जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी है तो क्रॉस पॉलिनेशन भी है। अब सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए, उसको याद रखना है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी आप पूरी तरह से यहाँ पे आप इसको जूलॉजी में देखेंगे। जेनेटिक्स में क्या देखते हैं, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, डिसऑर्डर्स क्या है, डिसऑर्डर्स बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं, ये सब आपको पढ़ना है आपके जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में। तो इस टॉपिक में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में यहाँ पे आपके पास है 3 टॉपिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो ये बायोलॉजी में काम कर रहे हैं, जो हमारे हित के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इसमें आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे कि कैसे वो हमारे लिए एक अच्छी तरह से यूज़फुल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे वो डिजीजेस कॉज करते हैं, और तीसरा हम देखेंगे कि कैसे हम फूड प्रोडक्शन इन्हांस करने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर डिजीजेस की बात करें तो डिजीजेस में आप देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, प्रोटोजोन इन्फेक्शन से, या तो हमारे रिंगवॉर्म्स के इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। तो इस
इस टॉपिक्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको डिजीज से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि कैसे वेलफेयर में काम कर रहे हैं, तो वेलफेयर के लिए यहाँ पे कैसे काम करते हैं, उसमें हमारे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे कॉमन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये काम कैसे कर रहा है, ये कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो बैक्टीरिया अगर एक जगह कर्ड बना रहा है तो दूसरी जगह वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स बना रहा है, पेनिसिलिन देख लीजिए। तीसरी जगह अगर देख लें तो कहीं ना कहीं वो अल्कोहल और बेवरेजेस बनाने में हेल्पफुल है। और देख लें तो चीज़ वगैरह बनाने में अलग अलग तरह के ईस्ट जो होते हैं ये काम करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो हमारे जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उसमें एक तरह के एंजाइम्स यूज़ होते हैं, जो कि उन एंजाइम्स क्या काम करते हैं, वो हार्ट को सही से फंक्शनिंग करने में हेल्प कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो काम कर रहा है, तो वो भी एक तरह से हमारे यहाँ पे बायोलॉजी के ह्यूमन वेलफेयर में काम कर रहे हैं। और देख लें अगर तो इस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से और एंटीबायोटिक से अगर बाहर निकले तो सीवेज ट्रीटमेंट देख लीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, और इन दोनों ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो हमारे सीवेज का जो पानी है वो सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर देखें बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस का जो फॉर्मेशन होता है वो मीथेन की वजह से हो रहा है, और मीथेन जो होता है वो आपके उसमें कहाँ पर किसकी वजह से रिलीज हो रहा है, एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया आपके उस गोबर में जो डंक है, काऊ डंक है, उसमें प्रेजेंट है। अब उसमें प्रेजेंस की वजह से ही वो मीथेन गैस निकल रही है और बायोगैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमारे बायोलॉजी के ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया। इसके अलावा एक और टॉपिक यहीं से आपको बनना है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से, और वो है आपको बायोटेक्नोलॉजी में जो एक नई ब्रीड्स बनती है। प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम प्लांट्स की ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग इस तरह से कराएंगे कि वो पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंट हो, मतलब उस पर कीड़े वगैरह ना लगें, और वहीं पे वो टेम्परेचर के लिए भी रेजिस्टेंट हो, और साथ साथ में अलग अलग यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंट हो। तो इन तरह की रेजिस्टेंट वेराइटीज जो हम प्रोड्यूस करते हैं प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बॉटनी में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। यहाँ से आपको जो नए वैरायटीज़ के प्लांट्स बनते हैं उनका नाम पूछा जाता है, वो नाम आपको याद होना चाहिए। तो जब हम ये टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो एक एक करके हम यहाँ पे इन सब के जो नाम है उनको भी अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है ये आपको यहाँ पे जूलॉजी में पढ़ना रहेगा। वहाँ पे आप यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म्स को, और यहाँ पे जितना भी सनलाइट कैप्चर हो रहा है, कितना % कैप्चर हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये सारे टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको इकोलॉजी से बनेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे कि BHU के 2022 में क्या क्या सिलेबस बनेगा सिलेबस में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे CUCT 2022 की। अगर CUCT होगा तो हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंज आता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के सिलेबस में, तो हम तो क्या है, हम तो दोनों के लिए तैयारी करवाने वाले हैं आप लोग को। और इसके लिए यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है जेनेटिक्स, ऑलरेडी बता दिया है, वही DNA वही क्रोमोसोम्स के बारे में। उसके अलावा है डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट डिजीजेस जितने भी रहेंगे उसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ कैसे बन रही है, डिजीजेस प्लांट्स में कैसे कैसे लग रहे हैं, और उनसे कैसे कोप अप किया जा सकता है, कैसे उससे खिलाफ लड़ा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं जो आप डिजीज़ में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे है बायोमोलिक्यूल। तो अब इसमें अगर बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ पे बहुत बड़ा चैप्टर बनता है। इस चैप्टर से आपको यहाँ पे शुगर हो गया, पेंटोज शुगर जो कि DNA में पाया जाता है, एमिनो एसिड्स हो गया,
और उसके अलावा प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड से मिलकर ही बनते हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सबका स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल में और कुछ नहीं, उनका स्ट्रक्चर मतलब किस किस चीज़ से वो मिलकर बने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये 3 बड़े माइक्रोमोलिक्यूल हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं, फिर उसके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एंजाइम्स। एंजाइम से आपको क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो डिफरेंट क्लासेस हैं जो एंजाइम्स के, इसमें 6 या 7 क्लासेस होते हैं, वो सारे क्लासेस के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अलग अलग तरह का एंजाइम्स जो होता है वो अलग अलग तरह से काम करता है। एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं? ब्रेक डाउन का काम कर रहे हैं। तो वो ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, कैसे वो फूड पार्टिकल्स को तोड़ रहे हैं, कैसे एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स पढ़ना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, वो है फैक्टर्स जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये भी ज़रूर पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और किस में घट जाती है, ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद है एनिमल फिजियोलॉजी, वही है एनिमल स्ट्रक्चर्स के बारे में, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, वही सब टॉपिक्स फिर से पढ़ना है, जूलॉजी में पढ़ेंगे उसको। इसके अलावा है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में वही फोटोसिंथेसिस, वही वर्नलाइजेशन, वही फोटोसिंथेसिस का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह की साइकिल्स हैं जो किस में काम कर रही है, किस में CO2 फिक्सेशन ज़्यादा है, कम है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी चीज़ों को हम प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें बनता है हमारा वो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद है प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन में फिर वही असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट कैटेगरीज और उसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं। तो अब इतनी मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के अच्छी तरह से उसको बहुत ज़्यादा लाइक करिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आइए अब आगे और देख लें। अगर इसमें तो हमारे पास है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में यहाँ पे आप सारे फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में आपका आता है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलेमिन्थीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्काई, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इतनी चीज़ें आपको एनिमल किंगडम में पढ़नी है जो कि आप जूलॉजी में पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये एग्जाम्पल्स पे खास फोकस रहेगा आपका जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, हर फाइलम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके अलावा आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मैं पढ़ाऊंगी, बॉटनी में आएगा आपका। तो प्लांट किंगडम में आपको क्या पढ़ना है? प्लांट किंगडम में यहाँ पे आप पढ़ेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये 5 फाइलम यहाँ पे किंगडम आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ये पांचों जो आपके किंगडम्स रहेंगे, तो फाइलम जो रहेंगे इसमें, प्लांट किंगडम के फाइलम्स जितने भी 5 फाइलम हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ के साथ उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है एक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो होगा आपका, वो पूरा प्लांट में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग तरह का लाइफ साइकिल होता है। किसी में कुछ ज़्यादा साइकिल अलग होता है, किसी में अलग साइकिल होता है। साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम में, तो वो भी अच्छे से पढ़ना है इसमें। इसके अलावा फिर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आप वही डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए है तो उसके बाद उसके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे इनहेरिटेंस थ्योरी किसने दी, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो ये आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। और उसके अलावा डीएनए पे जिसने जिसने काम किया था, उसकी डिस्कवरीज किसने किसने की थी, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना होगा। इसके अलावा फिर आता है सेल बायोलॉजी, सेल डिविजन,
बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन। सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन में यहाँ पे आप देखते हैं मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है। मियोसिस दो तरह के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। माइटोसिस एक ही तरह का होता है। यहाँ आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी कैसी कैसी है। अब उसको आप अलग अलग स्टेज में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पे जब आप ये स्टेजेस को पढ़ेंगे तो अलग अलग स्टेज में आपको क्रोमोसोम का अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप पढ़ेंगे सेल डिविजन में। इसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में वही है फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी है, छोटे छोटे टर्म्स आते हैं यहाँ पे, वो सारे एक्सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, ये सब पढ़ते हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। फिर वही है एनाटॉमी। एनाटॉमी आपको प्लांट और एनिमल दोनों का पढ़ना है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। मैं आपको वो प्लांट वाला बताऊंगी। तो प्लांट में हम देखेंगे कि रूट के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, स्टेम के अंदर कैसा अरेंजमेंट है, लीफ है तो कैसा अरेंजमेंट है। तो इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है भाई। अंदर से अगर हम एक प्लांट को देख रहे हैं तो उसके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा सेल्स का, तो वो हम देखेंगे हमारे एनाटॉमी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका उल्टा, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हम प्लांट्स में भी देखेंगे, एनिमल में भी देखेंगे। मैं आपको प्लांट्स वाला पढ़ाऊंगी तो प्लांट्स में आप देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी में फ्लावर की पोजीशन कैसी है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, ब्रांचेस कैसे बनते हैं, रूट्स और स्टेम का मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है। एक पोटैटो है तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है या रूट का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे। तो यहाँ से आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखेंगे। आई होप आपको मैंने जितना भी पूरा सिलेबस बताया है, चाहे वो CUCT का हो चाहे वो BHU का हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए और फिर से कहूँगी हमारे DNS एजुकेयर ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप BHU जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मेम्बर्स हैं टीचर्स की, वो सब आपको हर तरह के कोर्स के लिए पढ़ाने के लिए रेडी है। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।